आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो किसी काल्पनिक सुपर हीरो की नहीं बल्कि असली जिंदगी के नायकों की है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है एक साहसी फायर फाइटिंग टीम की जो हर दिन अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी जिंदगियों को बचाती है। ये कहानी है बलिदान की, दोस्ती की, बदलाव की और उस एक पल की जब इंसान आग से नहीं बल्कि अपने डर से लड़ता है। तो बैठ जाइए आराम से क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे एरिजोना की उन धधकती वादियों में जहां जलित जंगल पर अमर हो गए थे उनके साथ कुछ नाम। ये एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ आंखें नहीं दिल भी भिगो देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावनात्मक सफर को जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। वेल इस एक्सप्लेनेशन को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं है बल्कि एक ट्रिब्यूट है उन सभी फायर फाइटर्स को। सो विद ऑल दैट सेड चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ओनली द ब्रेव। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की एरिजोना स्टेट से। ये इलाका गर्म, सूखा और घने जंगलों से भरा हुआ है जो बहुत जल्द आग पकड़ लेता है। यहाँ एक लोकल फायर फाइटिंग टीम है जिसके सुपरवाइजर है एरिक। उनकी टीम का काम जंगल में लगी आग को फैलने से रोकना और आग बुझने के बाद बचे हुए मलबे की सफाई करना होता है। हालांकि इन्हें सीधी आग के बीच जाने की अनुमति नहीं होती है। वो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की आधिकारिक फायर फाइटिंग टीम की होती है। एक सुबह एरिक रोज की तरह काम पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने सभी उपकरणों की जांच करता है और घर से निकलने से पहले अपनी पत्नी से माफी मांगता है क्योंकि पिछली रात दोनों के बीच बहस हुई थी। रास्ते में वो अपने दो साथियों जेसी और मैक को भी साथ ले लेता है। उस दिन उनकी टीम को पास के नेशनल फॉरेस्ट में लगी आग को कंट्रोल करना होता है। टीम आग की रोकथाम के लिए जमीन में कटाव वाली लाइनें बनाना शुरू करती है। वो लोग हंसी मजाक के साथ अपना काम कर रहे होते हैं लेकिन तभी एरिक मौसम का निरीक्षण करते हुए कुछ अजीब नोटिस करता है। उसको लगता है कि हवा की दिशा बदल रही है और आग अब पास के रिहायशी इलाके की ओर बढ़ रही है। एरिक इस बात को वहां पर मौजूद सरकारी फायर चीफ स्मिथ को बताता है लेकिन स्मिथ उसकी बात को इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ यही कहता है कि एरिक और उसकी टीम को बस मलबा हटाने का काम करना है। थोड़ी ही देर में एरिक की बात सच साबित होती है। तेज हवा की वजह से आग रिहायशी इलाके तक पहुंच जाती है और लोग अपने घर छोड़कर भागने लगते हैं। ये देखकर एरिक को दुख होता है क्योंकि अगर उसकी बात मानी गई होती तो शायद नुकसान टल सकता था। अगले दिन एरिक की मुलाकात होती है ड्वेन से जो उसका पुराना दोस्त है। ड्वेन पहले वेस्टलाइन नाम की फायर यूनिट का चीफ रह चुका है। एरिक उससे मदद मांगता है ताकि उसकी टीम को आधिकारिक मान्यता मिल सके। अभी वो सिर्फ एक लोकल टीम है इसलिए उन्हें हर बार किसी बड़े ऑफिसर से परमिशन लेनी होती। एरिक चाहता है कि छोटे शहरों की फायर टीमें भी सरकारी मान्यता पाए ताकि वो फुल एक्शन से काम कर सके। अब कहानी का रुख बदलता है और हम एक नए किरदार ब्रैंडन से मिलते हैं। ब्रैंडन एक लापरवाह और नशे का आदी लड़का है जो अपने दोस्त के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नैटली को कहीं पर देखा गया है। वो तुरंत नैटली से मिलने जाता है और उसको देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि नैटली प्रेग्नेंट है। ब्रेंडन मानता है कि शायद ये बच्चा उसी का है और वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है लेकिन नैटली उससे बात करने के मूड में नहीं होती है और अंदर चली जाती है। लौटते वक्त ब्रैंडन एक कार का दरवाजा खुला देखता है और उसको देखने लगता है। वो नहीं जानता था कि पास ही पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वाले उसे शक के आधार पर पकड़ लेते हैं और उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे जेल में डाल देते हैं। जेल से ब्रैंडन अपनी माँ को फोन करता है लेकिन वो फोन काट देती है क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसके गलत कामों से परेशान हो चुकी होती है। कुछ दिन बाद जब ब्रेंडन बेल पर बाहर आता है तो उसकी माँ उसे साफ कह देती है कि अब वो उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो उसे घर से बाहर निकलने को कहती है। ब्रेंडन की जिंदगी तब बदलती है जब उसको पता चलता है कि नैटली ने बच्चे को जन्म दे दिया है। वो अस्पताल जाकर दूर से अपने बच्चे को देखता है और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अब उसको बदलना होगा। तभी वो फैसला करता है कि वो अपनी पुरानी गलत जिंदगी को पीछे छोड़कर कुछ अच्छा काम करेगा। अब ब्रैंडन पहुंचता है एक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग सेंटर में। वो इंटरव्यू देने आया है क्योंकि वो भी अब एक फायर फाइटर बनना चाहता है और ये वही सेंटर है जहां एरिक सुपरवाइजर है। यानी कहानी अब धीरे धीरे इन दोनों की जिंदगी को जोड़ने जा रही है।
ऑफिस के अंदर एरिक किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा होता है। तभी ब्रैंडन अपनी पूरी हिम्मत समेटे दरवाजे के उस पार खड़ा था, जहां से उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती थी। वो अंदर दाखिल तो हुआ, लेकिन वहां उसकी नजर जिस इंसान से टकराई वो कोई और नहीं बल्कि मैक था। वही मैक जो उसके अतीत को बखूबी जानता था। शराब और ड्रग्स की गिरफ्त से निकले ब्रैंडन को देखकर मैक की आंखों में तिरस्कार था। उसने ना सिर्फ उसको पहचान लिया, बल्कि तीखा ताना मारते हुए साफ कह दिया, इंटरव्यू खत्म हो चुका है, यहां से बाहर निकल जाओ। लेकिन ठीक उसी वक्त एरिक वहां पर आता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के। वो ब्रैंडन को अंदर आने को कहता है। इंटरव्यू के दौरान एरिक को ब्रैंडन की आंखों में वो झलक दिखती है जो अक्सर किसी टूटे हुए इंसान में होती है, और साथ ही में एक सच्चाई भी, जब ब्रैंडन खुलकर बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी नशे में डूबी रही, लेकिन मिकाएला के जन्म ने उसे एक नया मकसद दे दिया है। एरिक भी उसके इरादों की गंभीरता को समझता है, वो उसको महसूस करता है। ब्रैंडन एक मौका चाहता है, सिर्फ एक, और एरिक उसे वो मौका दे देता है। कुछ ही दिनों में पूरी टीम पहाड़ी दौड़ की ट्रेनिंग के लिए रवाना होती है, लेकिन ब्रैंडन के पास रनिंग के लिए शूज नहीं होते। एरिक मैक से कहता है कि वो अपने जूते ब्रैंडन को दे दे। मैक ये करना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वो मजबूरी में अपने जूते ब्रैंडन को दे देता है। दौड़ शुरू होती है। टीम पहाड़ की ओर तेजी से बढ़ती है। ब्रैंडन भी उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन जल्द ही उसकी सांसें जवाब देने लगती है और वो सबसे पीछे छूट जाता है। टीम चोटी तक पहुंचती है, कुछ देर आराम करती है और फिर वापसी शुरू करती है। ब्रैंडन तब तक कहीं नजर नहीं आता। किसी ने पलट कर नहीं देखा। सबने मान लिया कि वो बीच रास्ते से ही लौट गया होगा। एरिक हालांकि उसका इंतजार करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उम्मीदें भी धुंधली पड़ने लगती हैं, और तभी दूर से एक परछाई सी उभरती है। थका हारा हांफता हुआ ब्रैंडन लौट रहा होता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं था। जैसे ही वो एरिक के पास पहुंचता है, जेब से वो अपना फोन निकालता है और चोटी से खींची एक तस्वीर दिखाता है, ये साबित करने के लिए कि उसने रेस पूरी की है। एरिक मुस्कुराता है और अपना वादा निभाता है। ब्रैंडन अब टीम का हिस्सा है। टीम में शामिल होने का पहला इशारा तब मिलता है जब जेसी उसको पानी की बोतल थमाता है और पहली बार बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपना साथी मानता है। जेसी उसको सलाह देता है कि अब आराम कर, असली लड़ाई अभी बाकी है। थकावट के बावजूद भी ब्रैंडन घर नहीं लौटता है। वो मार्केट जाता है, कुछ जरूरी सामान खरीदता है और चुपचाप नेटली और मिकाएला के घर के दरवाजे पर रख आता है, बिना कुछ कहे, बिना दरवाजा खटखटाए। ये उसके बदलते दिल की एक और कहानी थी। अगले दिन से असली ट्रेनिंग शुरू होती है, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग। ये वो हिस्सा था जहां सिर्फ हिम्मत नहीं, हर नियम, हर टेक्निक याद रखना जरूरी थी। ब्रेंडन पर नजर टिकी हुई थी, क्योंकि वो नया था और उसका अतीत भी सब जानते थे। हर छोटी गलती उसे कमजोर साबित कर सकती थी। एक दिन एरिक उससे 11वां फायर फाइटिंग रूल पूछता है, लेकिन ब्रैंडन चुप रह जाता है। नतीजा, पूरी टीम को सजा में पुशअप्स करने पड़ते हैं। अब गुस्से से भरे मैक का धैर्य जवाब दे जाता है और वो सबके सामने ब्रैंडन का मजाक उड़ाने लगता है। हालात बहस से लगभग हाथापाई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रैंडन खुद को रोक लेता है। वो जानता है अगर उसने जरा सी भी गलती की तो उसका सपना यहीं पर खत्म हो जाएगा। वो सब कुछ इग्नोर करके चुपचाप जाकर सजा में पुशअप्स करता है। उसके बाद एक खास ट्रेनिंग शुरू होती है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाती है जब जंगल की आग ने चारों तरफ से टीम को घेर लिया हो और बच निकलने का कोई रास्ता ना हो। उस हालत में टीम को एक विशेष अग्निरोधी शेल्टर में खुद को लपेटकर जमीन पर लेटना होता है, सिर नीचे और सांसें नियंत्रित। ये आखिरी रास्ता होता है जान बचाने का। ये सब ब्रैंडन के लिए नया था, डरावना था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। अगर कोई इंसान सांस ले पा रहा है तो वो जिंदा है। ये सोच ही उन्हें हिम्मत देती है। ग्रेनाइट माउंटेन टीम को सिखाया गया था कि वो 500 डिग्री तक के तापमान में भी बच सकते हैं अगर उन्होंने सही कदम उठाए तो। एरिक को हमेशा लगता था कि शायद उन्हें कभी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो गलत साबित होगा। इसी बीच एरिक को ड्वेन का कॉल आता है। उन्हें एक बड़े जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए बुलाया गया है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि उनका फाइनल मूल्यांकन भी था, यानी कि वैल्यूएशन, जिससे तय होगा कि उनकी टीम को आधिकारिक फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर नहीं। सेंटर पॉइंट पहुंचने पर उनकी मुलाकात हेस नाम के ऑडिटर से होती है, जो इस पूरे मिशन का वैल्यूएशन करेगा। जैसे ही एरिक अपने प्लान को सामने रखता है,
हेस उससे सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि ये रणनीति गलत है। बात बहस तक पहुंच जाती है, लेकिन एरिक अपनी बात पर अड़िग रहता है। जब टीम मिशन साइट पर पहुंचती है, तो एरिक का फैसला होता है कि सबसे पहले सभी ज्वलनशील चीजों को जला दिया जाए, ताकि आग शहर की तरफ ना बढ़े। फिर वो एक सीमा रेखा बनाते हैं, जहां ब्रैंडन और माइक जंगल के उस हिस्से में आग लगाते हैं जहां से आग गुजरने वाली थी। रात में वो वहीं पर रुकते हैं, ताकि आग की गति को कंट्रोल में रखा जा सके। सौभाग्य से उनका प्लान सफल रहता है। अगली सुबह जब वो लौटते हैं, तो आग बुझ चुकी होती है। सब खुश होते हैं। वो रास्ते में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं और बीते तनाव को भूलकर गहरे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन एरिक के मन में ये डर बना रहता है कि हेस से बहस करना कहीं उनकी पूरी मेहनत पर पानी ना फेर दे। अगले दिन एरिक ऑफिस में वैल्यूएशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहा होता है। तभी ड्वेन आता है और एक खुशखबरी देता है। उनकी टीम को आधिकारिक रूप से फायर फाइटिंग यूनिट का दर्जा मिल चुका है। अब वो बिना किसी परमिशन के सीधे आग के केंद्र में जाकर काम कर सकते हैं। वो अपनी टीम का नाम रखते हैं ग्रेनाइट माउंटेन। उसी दिन ब्रैंडन नेटली के घर पर कुछ सामान देने जाता है। जब वो वहां से निकल ही रहा होता है, नेटली उसको रोक लेती है। वो ब्रैंडन में आए बदलाव को देखकर उसे एक और मौका देना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को उसकी गोद में दे दिया। ब्रैंडन थोड़ी झिझक के साथ बच्ची को गोद में लेता है, लेकिन उसी पल उसके चेहरे पर एक सुकून और मुस्कान आ जाती है। पहली बार उसे अपने जीवन में एक स्थिरता और मकसद का एहसास होता है। अब ग्रेनाइट माउंटेन की टीम एक के बाद एक मिशन पूरे करती है। कुछ समय बाद उन्हें एक और चुनौती मिलती है। क्रिस्कॉट नाम की जगह पर बिजली गिरने से एक बड़ी आग लग जाती है। एरिक तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है। टीम पहले से ही फायर लाइन तैयार कर चुकी, लेकिन आग की रफ्तार बहुत तेज थी। जैसे ही एरिक ने पहाड़ की ओर देखा, उसे बादलों की बनती परत से चिंता हुई। ये संकेत था कि आग और फैल सकती है। उसने तुरंत फायर लाइन को जलाने का आदेश दे दिया। इसी दौरान एरिक ब्रैंडन को एक और बुलाता है। वो उससे कुछ बात करना चाहता है, शायद ऐसी बात जो काफी समय से वो कह नहीं पाया था। दोनों के बीच एक छोटी लेकिन गहरी बातचीत होती है। जैसे ही टीम ने फायर लाइन को जलाना शुरू किया, तभी एक एयरक्राफ्ट गलती से उसी क्षेत्र पर पानी गिरा देता है जिसे उन्होंने अभी अभी जलाया था। ये सब देखकर एरिक खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करने लगता है। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके थे कि फायर लाइन इतनी गीली हो गई थी कि उसमें आग लगाना अब संभव नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, उस जगह को छोड़कर पहाड़ी की ओर ऊपर चढ़ना और वहां पर एक नई फायर लाइन बनाना। इस मोड़ पर जेसी ने ब्रैंडन को बुलाया, क्योंकि नई फायर लाइन बनाने में समय लगता है और तब तक किसी को आग और मौसम की स्थिति पर नजर रखनी होती है, ताकि समय रहते सबको चेतावनी दी जा सके। ब्रैंडन ने यह जिम्मेदारी अनमने ढंग से ले ली, या यूं कहें कि उसको मजबूर किया गया। वो दूसरी पहाड़ी की ओर चला गया। जाते समय मैक ने उससे अलविदा कहा, इस बात से अनजान कि शायद ये उनकी आखिरी विदाई हो सकती है। ब्रैंडन वहां पहुंचकर निगरानी करता रहा और रेडियो के जरिए लगातार एरिक को रिपोर्ट भेजता रहा। सब कुछ नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से हवा की दिशा बदल गई। आग अब तेजी से ब्रैंडन की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर जेसी ने तुरंत उसको वहां से निकलने का ऑर्डर दे दिया। ब्रैंडन ने पूरी कोशिश की, लेकिन आग की लपटें उसकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वो घने धुएं से घिर गया। उसका बचाव का रास्ता पूरी तरह से आग से कट चुका था। दूसरी ओर एरिक बाकी टीम को सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहा था, लेकिन उन्हें ब्रैंडन के रेडियो से कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा था, जिससे वो सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। सौभाग्य से रेस्क्यू व्हीकल समय पर पहुंच जाता है और ब्रैंडन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। वो तुरंत एरिक को रिपोर्ट देता है कि अब वो सुरक्षित है। ये सुनकर सभी को राहत की सांस मिलती है, लेकिन इस दौरान एरिक को खबर मिलती है कि आग अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। एक और रेस्क्यू टीम अपनी फायर लाइन खो चुकी थी। एरिक अब खुद को और भी असहाय महसूस कर रहा था। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और अपनी टीम को लेकर एक खुले मैदान की ओर पीछे हट जाता है। ब्रैंडन भी अब सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच चुका था, लेकिन वो रेडियो पर बेचैनी से सब कुछ सुनता रहा और बस यही उम्मीद करता रहा कि उसके साथी सही सलामत लौट आए। पर दुर्भाग्यवश अब एक और तूफान उत्तर की दिशा में तेजी से बढ़ रहा होता है और यह साफ था कि आसपास का पूरा इलाका आग की चपेट में आने वाला है। वास्तव में आग बहुत तेजी से एक फार्म की ओर बढ़ रही थी। एरिक अपनी टीम को उस फार्म के पास लेकर गया,
लेकिन जब उसने वहां पर भी गंभीर आग देखी तो उसने तुरंत टीम को वापस मोड़ लिया। वो नहीं चाहता था कि आग का तूफान उनकी ओर बढ़े और उन्हें चारों तरफ से घेर ले। इस खतरे को भांपते हुए एरिक ने तत्काल फायर शेल्टर खोलने का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने इसकी पहले अच्छी ट्रेनिंग ली थी, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि इस शेल्टर का असली इस्तेमाल उन्हें करना पड़ेगा। एक बार इसके अंदर घुसने के बाद उनकी जिंदगी सिर्फ किस्मत और ऊपर वाले के हाथ में होती है। एरिक ने रेडियो पर इमरजेंसी रिक्वेस्ट दी, ऊपर से पानी गिरा जाए ताकि आग उन तक ना पहुंचे। लेकिन घने धुएं ने उनकी सटीक लोकेशन छिपा दी और हेलीकॉप्टर उन्हें खोज ही नहीं पाया। आग लगातार उनकी ओर बढ़ती जा रही थी। एरिक ने चारों तरफ उन जलती हुई लपटों को निराशा से देखा और अपना लास्ट ऑर्डर दिया, अपनी जान बचाओ। सभी साथियों ने फौरन फायर शेल्टर निकाले और जीवन रक्षक कदम दोहराने लगे जो एरिक ने उनको सिखाए थे। अब हर किसी को दिल से यह एहसास हो गया था कि वो क्या अनुभव करने वाले हैं। जैसे कि एरिक ने सिखाया था कि जब तक वे चेहरा जमीन पर दबाकर सांस लेते रहेंगे वो जिंदा रह सकेंगे, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। वो सब अपने शेल्टर के नीचे पूरी तरह छिप जाते हैं। जबकि आग की लपटें करीब आती जा रही थी, दूसरी ओर ब्रैंडन दूर सुरक्षित स्थान पर बैठा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। लेकिन अब वो पल आ चुका था जिसका सामना वो कभी नहीं करना चाहता था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जले हुए इलाके में खोजबीन करता रहा। कुछ देर बाद उन्हें लोकेशन मिली और रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची। लेकिन वहां का जो सीन था वो दिल दहलाने वाला था। सिर्फ जले हुए अवशेष बाकी थे, सब कुछ खाक हो चुका था। जब ब्रैंडन को ये खबर मिली कि उसके सभी साथी शहीद हो चुके हैं तो वो अंदर से पूरी तरह से टूट गया। उसका दिल गम, गुस्से और दर्द से भर गया। वहीं दूसरी ओर अमांडा बुरी तरह चीखने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। परिवार को ये दुखद समाचार दे दिया गया। ये भी बताया गया कि टीम का एक सदस्य जीवित बचा है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया। हर कोई इसी उम्मीद में था कि वो जीवित व्यक्ति उनके अपने परिवार का सदस्य हो। लेकिन जब ब्रैंडन उनके सामने आता है तो सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। ब्रैंडन किसी से कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ चुपचाप रोते हुए बाहर निकल जाता है। अमांडा पीछे आकर उसे गले लगाती है और उसको संभालने की कोशिश करती है। कुछ साल बाद अमांडा अपने दुख के साथ जीना सीख चुकी है। ब्रैंडन अपनी बेटी के साथ उस पुराने पेड़ के नीचे जाता है जहां उसकी टीम की यादें बसी थी। और यहीं पर यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म खत्म हो जाती है। और इसी के साथ खत्म होती है एक सच्ची बहादुरी, बलिदान और इंसानियत की कहानी। ओनली द ब्रेव सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उन जाबाजों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने दूसरों की जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इनकी वर्दी भले ही राख में बदल गई, लेकिन उनका हौसला आज भी जिंदा है। वो आग में झुलस गए, लेकिन सबके दिलों में हमेशा चलते रहेंगे, एक उम्मीद और प्रेरणा की तरह। अगर ये कहानी आपका दिल छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही सच्ची और दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, वो भी एक और जज्बे और संघर्ष के साथ।